उदयपुर लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने उदयपुर से डॉक्टर मन्ना लाल रावत को उम्मीदवार घोषित किया है। टिकट मिलने के बाद डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने एडिशनल कमिश्नर परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अप्लाई कर दिया है। टिकट की घोषणा होने के बाद उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। लोकसभा क्षेत्र उदयपुर से उम्मीदवार घोषित होने के बाद डॉक्टर मन्ना लाल रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि मल्होत्रा ने। आइए आपको सुनवाते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जिस तरीके से बीजेपी ने अपने चौंकाने वाले नाम सामने लेकर आई थी, तो वहीं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर भी उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से जो नाम आया है वाकई में चौंकाने वाला है। डॉक्टर मन्ना लाल रावत जो उदयपुर में पूर्व परिवहन अधिकारी रहे हुए, मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूं। फिलहाल बाहर काफी सारी चेयर्स पड़ी, क्योंकि कल जब से उनका नाम घोषित हुआ है उसके बाद से लगातार जो है उन्हें बधाई देने वालों की जो लगातार जो है भीड़ यहाँ पर आ रही। आमजन भी है तो कई अधिकारी भी है जो लगातार जो है उन्हें बधाइयां देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी भी देखें, आपकी बधाइयों का दौर लगातार जारी है। ये तस्वीरें डॉक्टर मन्ना लाल रावत के घर की हैं। आप देखें कि जिस तरीके से जो है लोग अभी भी जो है उन्हें मालाएं पहना रहे हैं, बुके दे रहे हैं। उसके बाद एक के बाद एक जो है लगातार आप देखिए कि बधाइयों के दौर लगातार जारी है यहाँ पर। और आप देखिए कि मिठाइयों से जो मुंह है वो लगातार जो है मीठा करवाया जा रहा है, बधाइयां दी जा रही है। न सिर्फ उन्हें उम्मीदवार बनने की बल्कि अग्रिम शुभकामनाएं दी जा रही है साथ के साथ कि वो सांसद बनकर जो है इस लोकसभा क्षेत्र में जो है कुछ विकास के कार्य करें। और इन्हीं विकास कार्यों को लेकर जो है हम उदयपुर में डॉक्टर मन्ना लाल रावत से कुछ खास बातचीत भी हम करना चाहेंगे। उनसे हम बात भी करेंगे यहाँ पर कि कल जिस तरीके से जो है एक चौंकाने वाला जिस तरीके से नाम ही रहा है लोगों के लिए, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से पहले भी जो है जो लिस्ट दी थी बीजेपी ने जिस तरीके विधायकों की, उस तरीके से जो है लोकसभा क्षेत्र उदयपुर से आपका नाम यहाँ पर आया है। आप क्योंकि पूर्व परिवहन अधिकारी रहे हो ना, वर्तमान में भी आप जो है, क्योंकि हालांकि कल ही आपने वीआरएस के लिए डाला है, तब तक आप जो है अधिकारी के तौर पर आप काम करें, जयपुर में आप बैठते हैं। कैसा लगा आपको जब आपका नाम इस तरीके से आया हुआ है? मुझे लगा ये जो परिवर्तन का दौर है और परिवर्तन के दौर में एक सामान्य से कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व एक जिम्मेदारी देने की के लिए तैयार होता है, तो ये भाव अभी तक सुना था। लेकिन जब ये घटना खुद के साथ हुई तो मुझे लगा वास्तव में ये परिवर्तन बहुत अहम है और देश में बहुत तेजी से एक ट्रांसफॉर्मेशन का, एक काम करने का और जो कॉमन मैन है उसको एक अच्छी जगह पर पहुंचाने का क्रम चल रहा है और ये क्रम बहुत बड़ा प्रवाह है। तो सवाल हम आपसे और भी करेंगे, आप बैठ जाएं बिल्कुल, ताकि हम बैठ के जो है तसल्ली से इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं जो है सीधे से इन सवालों पर आता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो जिस क्षेत्र में आपको काम करना है, जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्र है और आप भी क्योंकि उसी से आते हैं, तो बीटीपी का जिस तरीके से लगातार जो है एक उद्भव हुआ है और युवा जो है कहीं ना कहीं उस तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, ये किस तरीके और संवैधानिक चुनौतियां भी आपके सामने, उनका कैसे आप जो है सामना करेंगे? मुझे लगता है राष्ट्र भर में जो एक चिंतन चल रहा है वो ये चल रहा है कि कैसे हमारी जो विरासत है उसका पुनरुत्थान हो। 22 जनवरी के दिन हम लोग श्री अयोध्या जी में थे और जिस प्रकार से रामलला का पधारना हुआ और जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, मुझे लगता है उसके बाद तो जय श्री राम में पूरा माहौल है, पूरा वातावरण है। और जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह के नेतृत्व संभाला है देश की सभी व्यवस्थाओं को ट्रांसफॉर्म करने का, बदलने का, एक नया रूप देने का और इसको आने वाले 25 सालों में जिस तरीके से विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपने पर और उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है उसके बाद जो छोटे मोटे कुछ विषय हैं वो स्थानीय हो जाते हैं, वो बहुत बड़ा कोई विषय नहीं है। हाँ, आपने बीटीपी का और इसका कहा तो मुझे थोड़ा एक उदाहरण ध्यान आता है। विगत गुजरात के विधानसभा इलेक्शन में जानकारी में आता है कि 16 विधानसभा क्षेत्रों से बीटीपी ने चुनाव लड़ा था। तो वो जब चुनाव लड़ा था तो उसमें 13 जगह पे बीटीपी को नोटा से भी कम वोट मिले थे। तो मुझे लगता है कि एक सामयिक तरीके से कुछ विचार आता है किसी क्षेत्र में आता है और उसके बाद समाज ही उसको जब स्पष्ट हो जाता है किसी बात को लेकर कि कौन सही है कौन गलत है, तो मुझे लगा समाज खुद ही इसका जवाब देता है। विकास के लिए क्या खास मुद्दे रहेंगे? कोई 3 मुद्दे आप बताएं, विकास को लेकर क्या रहेंगे? मुझे लगता है कि मेवाड़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है पर्यटन को लेकर। तो पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ना। ओवरऑल बहुत सारे नए प्रयोग हो सकते हैं, इससे जुड़े हुए बहुत सारे काम हो सकते हैं।
दूसरा है जनजातीय अंचल है, बड़ी संख्या में जनजातीय युवा यहाँ शिक्षित होकर आ रहा है, तो उनको उनको रोजगार को लेकर इशू हैं, जनजातियों के फॉरेस्ट राइट के इश्यूज हैं, संवैधानिक व्याख्याओं के इशू हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय होता है, जिसमें पैसा एक्ट भी एक काम है, फॉरेस्ट राइट एक्ट भी एक काम लगता है कि इसमें बहुत तेजी से करना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो वन बंधु योजना चला रही है, वन धन योजना चला रही है, इनको किस तरीके से ठेठ गांव तक ले जाएं, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण नजर आता है। और तीसरा नजर आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें काफी बड़े काम जनजातीय अंचल में उड़ीसा में कहीं हुए हैं, कहीं और भी हुए हैं, यहाँ पर भी बहुत तेजी से इसमें बहुत नए प्रयोग हो सकते हैं, ऐसा लगता है कि इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आदिवासी बिल खुद का जिस तरीके से उसकी मांग लंबे समय चलती है, अब तो बाबूलाल जी खराड़ी जो है खुद ट्राइबल मिनिस्टर बन चुके हैं, इधर आपको उम्मीदवार बनाया गया, जीतते हैं, कैसे सामंजस्य बिठा के इस दिशा में भी क्या कोई कार्य करेंगे आप? निश्चित रूप से जो अलग अलग फ्रंट पर काम कार्यकर्ता कर रहे हैं, वे सारे कार्यकर्ता समन्वय, सहकार और सहयोग के साथ करते हैं, सामंजस्य पूरा बना रहता है। तो राज्य सरकार की योजना है और उससे संबंधित केंद्र सरकार के कुछ योजना है जो राज्यों को सपोर्ट करती हुई नजर आती है। तो ये समन्वय बहुत आसान है, कोई विषय केंद्र में कहीं विषय को आगे ले जाना है तो ये आगे की भविष्य का एक ट्रैक नजर आता है। मुझे लगता है इसमें काफी गुंजाइश है, काम करने जैसा है। कल क्योंकि 6 बजे जिस तरीके से जो है लिस्ट आनी थी, लिस्ट आने के बाद में पहली सूची में जिस तरीके से आपका नाम आ चुका है, मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी हो जाती है उस वक्त आपसे बात करना। अब पूरी रात निकल चुकी है, काफी मंथन हुआ होगा, अब आपने क्या रणनीति सोची है थोड़ा सा, क्योंकि कई पार्टी पॉलिटिक्स से फोन भी आए होंगे, बधाइयां भी आएगी, क्या रणनीति आगे की रहेगी? निश्चित रूप से ये एक मेथड है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, वो सारा एक मेथड है, कहाँ सभाओं को करना। तो जितने वरिष्ठ हैं उनके दिमाग में पूरा अनुभव है, उनके कार्य करने की प्रणाली उनके ध्यान में है, उनके साथ बैठे हैं, आज संवाद हुआ है, बहुत चीजें समझ में आई हैं। तो बहुत जल्दी कल एक बड़ी बैठक है पार्टी के साथ, तो उसके साथ बैठेंगे, सारी चीजों को एक रूप देके जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को कहाँ लगाना, सभी के अनुभव अपने अपनी जगह पे हैं, उनसे हम कैसे सीख सकते हैं, उनके साथ कैसे खड़े रह सकते हैं, कहाँ पहुंचना है, कहाँ संवाद स्थापित करना, ये सारे विषय बहुत जल्दी स्पष्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो ये थे डॉक्टर मन्नालाल रावत, जिस तरीके से जो है लोकसभा क्षेत्र उदयपुर से जो है आपको यहाँ से टिकट दिया गया है, और अब जिस तरीके हमसे इनसे बात कर पाए हैं कि वरिष्ठ जो जन है उनका जिस तरीके से अभी तक का जो उनका कार्यकाल रहा है, उनसे उनके तजुर्बों के साथ में जो है अपनी रणनीति बनाते हुए आगे जो है लोकसभा की जो सीट है इस पर जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। रवि मल्होत्रा, समाचार प्लस।